सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी वर्ल्ड स्कूल ऑनलाइन पे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बात की थी मानव भूगोल के बारे में, मानव भूगोल की प्रकृतियों और विषय क्षेत्र के बारे में। और आज हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। ये जनजातियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं और किस रूप में पाई जाती हैं, इनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम जनजातियों को देखें, जनजातियों का अर्थ समझे, तो जनजातियां वह होती हैं या ऐसी मानव बस्ती या ऐसा मानव समूह जो कि जंगलों में निवास करता है, जंगलों में, शीत प्रदेशों में और मरुस्थलों में निवास करता है आदिम ढंग से, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही जनजाति कहा जाता है। और इसका जो आधुनिक समाज है, इससे कोई भी संबंध नहीं होता है। इनकी अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज अलग ही होते हैं, जो कि प्राचीन काल के ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें इनके वर्गीकरण की, तो इन्हें क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनको क्षेत्रों के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो आता है वह आता है ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय व ठंडे प्रदेश। ध्रुवीय व ठंडे प्रदेश, इनके अंदर जो जनजातियां पाई जाती हैं वह है एस्किमो। एस्किमो जनजाति। दूसरी है सेमियोडस जनजाति। तीसरी है याकू जनजाति। ठीक है, ये पाई जाती है हमारे ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों में। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा आता है विषुवत रेखीय। कौन सा आता है? विषुवत रेखीय। विषुवत रेखीय सघन वन क्षेत्र। सघन वन क्षेत्र आते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें जो जनजातियां पाई जाती हैं वह कौन सी हैं? पिग्मी पाई जाती है, और फिर सेमांग पाई जाती है, और सकाई जनजाति इसके अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं किसकी? उष्ण। तीसरी जो आती है वह है उष्ण एवं शुष्क कालाहारी मरुस्थल। उष्ण एवं शुष्क कालाहारी मरुस्थल। मरुस्थल में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो कौन सी है? बुशमैन जनजाति। ठीक है, उसमें जनजाति पाई जाती है। और जो चौथी आती है वह कौन सी है? वह है अपने उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। इसके अंदर जो जनजाति पाई जाती है वह कौन सी है? मसाई जनजाति पाई जाती है। और दूसरी है बददू जनजाति पाई जाती है। और जो पांचवा आता है वो आता है अपने समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके अंदर जो जनजाति पाई जाती है वह कौन सी है? खिरगिज जनजाति, जो कि किर्गिस्तान में पाई जाती है। ये मध्य एशिया के अंतर्गत आता है। इन्हें अभी हम जो वर्ल्ड का मैप होता है उसके ऊपर समझेंगे कि कौन सी जनजाति कहां पर है और किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो छठा आता है, छठा और आखिरी जो क्षेत्र है वह आता है दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। वह पठारी क्षेत्र आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो जनजातियां पाई जाती हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती हैं, वो जनजातियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? भील हो गई, गोंड हो गई, मीणा और नागा जनजाति। ठीक फ्रेंड्स, ये 6 प्रकार की जनजातियां यानी 6 क्षेत्रों में बटी हुई जनजातियां हैं। ये हमें कहां कहां पर पाई जाती हैं, इनको अब हम वर्ल्ड मैप के सारे समझेंगे। ठीक है, तो आप इन्हें उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, वरना इतना कोई इंपोर्टेंट नहीं है। ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन्हें मैप में समझने की, वर्ल्ड मैप के ऊपर के ये जनजातियां कहां पर हैं। ये ठंडे प्रदेश हुए, विषुवत रेखीय, उष्ण कालाहारी मरुस्थल हुए, इनको देखते हैं वर्ल्ड मैप पर। तो वर्ल्ड मैप
जैसा कि हमारे पास है, ये वर्ल्ड मैप है। मैं इसे लगा देता हूं एक बार। ठीक फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड मैप है हमारा। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको ये 3 रेखाएं दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, इन्हीं के अंतर्गत जितनी भी जनसंख्या पाई जाती है वो इन्हीं के अंतर्गत पाई जाती है, क्योंकि इनके आसपास की जो जलवायु होती है वह क्या होती है, प्रतिकूल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन अभी हमारा टॉपिक जनसंख्या नहीं है, अभी हमारा टॉपिक है जनजातियां, तो उनकी बात करते हैं। तो ये जो बीच वाली रेखा है, ये वाली जो रेखा है जिसे आप देख रहे हैं, ये वाली बीच वाली जो रेखा है, ये है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, और जो दूसरी है ये कौन सी है, मैं इसे आगे थोड़ा, ये जो दिखाई दे रही है, ये जो ऊपर वाली है, सबसे ऊपर वाली, ये है अपने कर्क रेखा। ठीक है, जो कि अपने भारत में होकर गुजरती है। और ये है अपने मकर रेखा, जो सबसे नीचे है, ये है मकर रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, और ये तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं इसके जरिए के ये जो जनजातियां होती हैं उन्हें समझने की कि ये कहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो पहला था ध्रुवीय एवं ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजातियां। तो ध्रुवीय और ठंडे प्रदेश कौन से होते हैं, ध्रुवीय प्रदेश होते हैं ये जो हमारे पास नीचे की तरफ है, और ऊपर की तरफ जो होते हैं वो होते हैं ध्रुवीय प्रदेश। और ठंडे प्रदेशों से आश्रित है जो कि इनके आसपास में होते हैं, जैसे कि कनाडा हुआ, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये जहां पर बर्फ पड़ती है उनसे मतलब है ठंडे प्रदेशों से। ठीक है, तो हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति की। कौन सी जनजाति की, एस्किमो जनजाति के। एस्किमो जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये जो अलास्का है, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो शहर है अलास्का, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, एस्किमो जनजाति पाई जाती है, एस्किमो जनजाति पाई जाती है इस जगह पे। और कनाडा का ये उत्तरी भाग है, इसके अंदर भी एस्किमो पाई जाती है। डेनमार्क में भी एस्किमो पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड हुआ, ये जो देश हैं, इस जगह पे जो जनजाति पाई जाती है वो एस्किमो जनजाति होती है, लेकिन उसे यहाँ पे अलग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लेप्चा नाम से जाना जाता है उसे, लेप्चा नाम से जाना जाता है इस जगह पे। ये यूरोप है, यूरोप महाद्वीप में जो उत्तरी भाग है जहां पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, इन जगहों पे इन जनजातियों को क्या कहा जाता है, लेप्चा कहा जाता है। और रही बात यहाँ की, ये जो साइबेरिया है, ये रशिया के अंदर आता है। साइबेरिया जो सोवियत संघ था उसके विघटन के बाद जो रशिया बचा था उसके अंतर्गत आता है। इस जगह पर जो आता है ये है अपने क्या, साइबेरियन प्रदेश होता है। ये इससे ऊपर का जो प्रदेश है ये जितना भी है साइबेरियन प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर भी एस्किमो जनजाति पाई जाती है, जिसका नाम वहां पर क्या है, यहाँ पर इसके नाम को जाना जाता है सेमियोडस या याकूत, सेमियोडस या याकूत के नाम से इस जगह पे जाना जाता है इसे, किसे, एस्किमो जनजाति की। ये होगी एस्किमो जनजाति जो कि हमारे पहला था। अब बात करते हैं दूसरी, विषुवत रेखीय सघन वन। विषुवत रेखीय यानी जो विषुवत रेखा के आसपास पाई जाती है। तो कौन कौन सी है फ्रेंड्स, पिग्मी है, पिग्मी, सेमांग और सकाई। ठीक है, तो पिग्मी जो जनजाति है वह इस जगह पे पाई जाती है। ये जो अफ्रीका है, अपने अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर पाई जाती है पिग्मी। ठीक है, और सकाई पाई जाती है इस जगह पे। और तीसरी कौन सी थी अपने पास में, सेमांग। तो सेमांग पाई जाती है इन दोनों के मध्य, इस जगह पे पाई जाती है ये जनजातियां। नहीं सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट, ये जो अपने पास में पिग्मी है, पिग्मी तो इस जगह पे पाई जाती है, लेकिन सेमांग वगैरह ये इस जगह पे पाई जाती है। ये जो दोनों जनजातियां ये इस जगह पे पाई जाती है। कौन सी, सेमांग और सकाई जनजाति इस जगह पाई जाती है, थाईलैंड में, और इस जगह थाईलैंड के पास फिलीपींस के पास में पाई जाती है। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी प्रकार की जनजाति। अब बात करें हम तीसरी, उष्ण एवं शुष्क कालाहारी मरुस्थल। तो उष्ण एवं शुष्क कालाहारी मरुस्थल से है कि ये जो कालाहारी मरुस्थल है, जहां पर मरुस्थल होंगे वहां पर पाई जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये जो कालाहारी मरुस्थल है ये है अपने इस जगह पर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर कौन सी जनजाति है, यहाँ पर बुशमैन जनजाति है। कौन सी, बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति कहां पर पाई जाती है अपने, तो बुशमैन जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय जो घास क्षेत्र होते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय कहां पर होंगे, अपने विषुवत रेखा और ये जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा के पास में होते हैं ये, यानी विषुवत रेखा से ऊपर और कर्क रेखा के पास में होते हैं, यानी इस जगह पे पाए जाते हैं ये।
इस जगह पे ये जो अरब के देश होते हैं, अरब कंट्रीज होती हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन सी पाई जाती है? मसाई और बददू जनजाति पाई जाती है इस जगह पर। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जिसके बारे में हमने बात की थी, कौन सी जनजाति पाई जाती है? किर्गिज। तो किर्गिज जनजाति पाई जाती है यहाँ पर किर्गिस्तान में, यानी कि ये जो है अपने ये कजाकिस्तान के पास में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मध्य एशिया के अंतर्गत पड़ता है, यानी ये इस जगह पे है। ठीक है, इस जगह पे ये जनजाति पाई जाती है। और बात करें अपने ये छठे नंबर की दुर्गम पहाड़ियों पठारी क्षेत्र जिसमें भील, गोंड, मीणा, नागा जनजाति, तो इनसे तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। ये अपने राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र में ये पाई जाती है, यानी इस जगह पे पाई जाती है। और ये साउथ साइड में पाई जाती है, ये जो नागा जनजाति होती है साउथ साइड में पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, तो इतनी बात हो गई, ये हमने इसके देख लिया कि कौन कौन सी जनजातियां हैं, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। हमने वर्ल्ड मैप के सहारे से ये देख लिया है कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम आगे बात करेंगे तो विश्व जो जिन जनजातियों को हम पढ़ेंगे, जो कुछ मुख्य जनजातियां हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हम जो जो जनजातियां पढ़ेंगे वह कौन कौन सी हैं? एक तो है ये जनजाति एस्किमो जनजाति पढ़ेंगे। इनका मतलब ये क्या करती हैं, किस प्रकार से इनका जीवन है, रहन सहन है, उसके बारे में जानकारी लेंगे हम। ठीक है, तो इसके अंदर ये पूरी आ जाती हैं। उसके बाद में हम देखेंगे बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति को पढ़ेंगे। और भारत के भील, गौड़ और मीणा, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी की जनजातियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की ये 3 इंपॉर्टेंट रखती हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं एक बार। आगे बात करेंगे एस्किमो जनजाति की। तो एस्किमो जनजाति क्या है, आपने देख लिया एस्किमो जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो एस्किमो जनजाति पाई जाती है अपने अलास्का में पाई जाती है, कनाडा में पाई जाती है, उत्तरी कनाडा के अंदर पाई जाती है, साइबेरियन प्रदेशों में पाई जाती है, और ये जो ग्रीनलैंड हुआ यहाँ पाई जाती है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इस जगह पे पाई जाती है एस्किमो जनजाति। मिटा देता हूं इसे। अब बात करेंगे हम एस्किमो जनजाति के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति के बारे में हम बातचीत करेंगे कि एस्किमो जनजाति क्या होती है और कहां कहां पर। अभी हमने ये देख लिया कि ये कहां कहां पर पाई जाती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इनके लक्षण क्या होते हैं। तो एस्किमो जनजाति आपने देखा आर्कटिक प्रदेशों में पाई जाती है, जहां पर बर्फ पड़ती है उन्हीं जगहों पर ये पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई इसके निवास स्थान, यानी कि इसको हम कई भागों में देखेंगे। निवास स्थान हमने देख लिया कि निवास स्थान अभी हमने वर्ल्ड मैप पर पढ़ लिया कि क्या कहां कहां पर ये है। अब बात करें हम इसके आर्थिक क्रियाकलापों की कि आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं इसके। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि अपने जीवन का गुजर बसर किस प्रकार से करती है, क्या करती है क्या नहीं, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो आर्थिक क्रियाकलाप में पहले आता है आखेट। आखेट किस प्रकार करती है? तो इसके जो आखेट है, ये आखेट दो प्रकारों से होते हैं, यानी कि इसके आखेटों को 2 भागों में बांटा गया है। ये तो एक तो है शीतोष्ण और दूसरा है बसंतकालीन। पहला कौन सा है? शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण आखेट या शीतकालीन आखेट, शीतकालीन आखेट। और जो दूसरा है वह है बसंतकालीन, बसंतकालीन, बसंतकालीन आखेट। ठीक फ्रेंड्स, तो अब इनके बारे में हम जानकारी लेंगे कि शीतकालीन आखेट क्या होते हैं और बसंतकालीन आखेट क्या होते हैं। तो शीतकालीन जो आखेट होते हैं उसके अंतर्गत इनके जो हथियार होते हैं ये हार्पून से शिकार करते हैं, यानी कि जो शीतकाल के होते हैं तो शीतकाल में चारों तरफ बर्फ जमी हुई होती है, तो ये क्या करते हैं, ये ज्यादातर मछलियों का शिकार करते हैं। सील मछली इनकी मुख्य आहार होता है खाने के लिए, जिसका ये उपयोग करते हैं वो कौन सी होती है? सील मछली। तो ये किस प्रकार से करते हैं कि जब ये किसी नदी वगैरह में अगर ये शिकार कर रहे होते हैं तो मान लो इसमें जो बर्फ जम जाती है, यानी बर्फ पानी के कुछ ऊपरी सतह तक जमती है, नीचे पानी रहता है, ठीक है, जिसमें मछलियां जीवित रहती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे छेद बना देते हैं, छोटे छोटे छेद बना देते हैं और वहां पर क्या चारा रख देते हैं।
तो जैसी ये सील जो मछली होती है वह क्या करती है, वह सांस लेने के लिए और चारे की सुगंध सूंघ करके ये ऊपर आती है, इन छेदों से ऊपर आती है। इन छेदों में जैसी आती है तो इनके पास में जो हथियार होता है, एक भालेनुमा हथियार होता है, हार्पून नाम का, नुकीला सा होता है, भाले की तरह से होता है। ठीक है, तो ये उसे फेंकते हैं, उसे फेंक करके ये उसका शिकार करते हैं। तो ये जो इनका हार्पून हथियार होता है ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिना ये इसके कुछ भी नहीं कर सकते। ये पत्थर या फिर जो बड़ी मछलियां होती हैं उनको उनके कांटे वगैरह से उनकी हड्डियों से बना होता है, जिसके अंतर्गत एक रस्सी भी बंधी रहती है ताकि ये वो वापस खींच सके उसे। ठीक है, अब बात करें अगर बसंतकालीन शीतकालीन आखेट में ही, तो शीतकालीन आखेट में दो तरह के आखेट होते हैं, दो तरह के आखेट ये करते हैं। पहला जो होता है वह कौन सा होता है, मापुआक, यानी यहाँ पे ले लेते हैं। जो पहला ये आखेट करते हैं उसका नाम है माऊ पाक। माऊ पाक होता है एक जो इनकी मतलब इनकी शीतकालीन आखेट करने की जो दो विधियां हैं उनमें से एक है माऊ पाक, और दूसरी जो विधि है उसका नाम है इतरूफ। ठीक है, इतुर पाक है, सॉरी, इतुर पाक है। जो दूसरी विधि है वह है इतुर पाक। इन दो विधियों के सारे ये शीतकाल में आखेट करते हैं। और अगर बात करें बसंतकालीन आखेट की, तो बसंतकालीन आखेट में क्या होता है कि जब मतलब करते तो ये प्रकार तो इसमें भी उन्हीं का यही रहता है, इसी तरह से करते हैं। इसमें वो एक छेद के द्वारा करते हैं और इसमें वो दो छेद करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये शिकार होते हैं इनके अंतर्गत भी ये। और अगर बात करें इतुर पाक की, इतुर पाक जो रह गई थी, इतुर पाक को एक बार देख लेते हैं। तो इतुर पाक के अंतर्गत क्या करते हैं कि ये दो छेद करते हैं, यानी कि एक ही जगह पे दो छेद करते हैं। तो एक में चारा रखते हैं और दूसरे में हथियार। तो जैसे ही वो श्वसन करने के लिए या चारे को खाने के लिए आती है तो ये दूसरे छेद से उस पर वार करते हैं और उसे उसका शिकार करते हैं। तो यानी कि इतुर पाक में क्या होता है कि दो छेद किए जाते हैं और माऊ पाक में एक ही छेद किया जाता है, उसी के अंतर्गत ये शिकार करते हैं। और अगर हम बात करें बसंतकालीन आखेट की, तो इसमें एक जो विधि होती है बसंतकालीन आखेट की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं, उत्तोक विधि होती है। उत्तोक विधि होती है जिसके सारे ये बसंत काल में आखेट करते हैं। आखेट करने का तरीका यही रहता है, ये इसी तरह से आखेट करते हैं, लेकिन बस उसका नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया, उत्तोक नाम दे दिया गया है उसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बात हमने कर ली है इसके क्रियाकलापों के बारे में। अगर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये जो चमड़ा होता है, यानी कि जो ये मछलियों का शिकार करते हैं या मतलब जो जंगली जानवर होते हैं इनका शिकार करते हैं, उनके चमड़े से जो मतलब ये उनके चमड़े से नावें बनाते हैं, अपने लिए परिवहन के लिए नाव बनाते हैं। तो नावों का नाम क्या होता है, चमड़े से बनी नावों का, चमड़े से बनी नाव। तो चमड़े से बनी नाव को ये क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि क्या कैसे कहते हैं। तो क्या होता है कि जानवरों के चमड़े से बनी नाव को ही क्या कहा जाता है। और बारहसिंगा को ये क्या कहते हैं, केरिक कहते हैं। बारहसिंगा को कैरिगो नाम दिया गया है, जिसका ये शिकार करते हैं। बारहसिंगा का भी ये शिकार करते हैं, किससे करते हैं, धनुष बाणों से करते हैं, धनुष बाण से। यानी कि सील, इनका जो पहला था वो था क्या, आखेट के अंतर्गत सील मछली थी। सील मछली का किससे करते थे, हार्पून नामक उससे करते थे, हथियार से, हार्पून नाम के हथियार से करते थे सील मछली का शिकार। सील मछली का शिकार करते थे। और ये धनुष बाण से किसका शिकार करते थे, बारहसिंगा का शिकार किया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात होगी, अब मैं इसे मिटा देता हूं। आगे बात करते हैं इसके कि इसका जो वस्त्र वगैरह थे, इनके जो पहनने का तरीका वगैरह ये किस प्रकार का था उसको देखते हैं हम। इनका भोजन किस प्रकार का था, भोजन की बात करें तो सील मछली और बारहसिंगा ये खाते थे, और ये खरगोश आदि का मांस खाना भी बहुत पसंद करते थे। कहते हैं भोजन की, कि भोजन ये किस प्रकार का करते थे। भोजन की बात करें तो ये कच्चा मांस खाना पसंद करते थे, कच्चा मांस खाना ये प्रमुख रूप से पसंद करते थे, जिसके अंदर आता है सील मछली का मांस, सील मछली, सीलोइन, बतख,
और चिड़िया, चिड़िया का ये मांस खाना पसंद करते थे। ये इनके प्रमुख साधन थे भोजन के। ठीक है, अब बात करते हैं वस्त्रों की। अगर हम वस्त्रों की बात करें इसमें, तो वस्त्रों में ये कार्मिक, कैरिबो, कैरिबो जो कि हमारे बारहसिंगा को बोलते हैं, ये बारहसिंगा को कैरिबो बोलते थे। इसकी खाल के वस्त्र और ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू की खाल और सील मछली होती थी, सील मछली की खाल के जूते, पहना करते थे। यानी सील मछली की खाल के जूते बनाकर पहना करते थे। सील मछली की खाल के जो जूते हुआ करते थे उन्हें ये कहते थे कार्मिक, या मुकलूकस और कार्मिक, इसके जो सील मछली के खाल के जूते होते थे उन्हें कहा जाता था मुकलूकस। अब बात करते हैं घर की। घर, तो घरों में ये बर्फ के घर बनाकर रहते थे, बर्फ के पत्थर के घर बनाते थे। और ये जो सील मछली होती थी इसकी हड्डियों के, सील की हड्डियों के घर बनाते थे। और ये मतलब लकड़ी और सील की जो मछलियां होती थी इनके मिलाकर के जो घर बनते थे उनको ये कहते थे, यानी कि सील मछली, सील की हड्डी, हड्डियों और लकड़ी से जो ये घर बनाते थे उन्हें कहते थे कर्मक, उन्हें ये कर्मक कहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके यानी कि ये जो अपने साधनों के रूप में इस्तेमाल करते थे। एक नाव होती थी, यानी कि अगर इन्हें किसी बड़े शिकार पर जाना होता था तो बड़ी नाव का इस्तेमाल करते थे। बड़ी नाव को ये क्या कहते थे, ऊमियाक कहते थे। और जो छोटी नाव होती थी, यानी छोटे शिकार पर जाने के लिए इन्हें छोटी नाव का इस्तेमाल ये मतलब छोटे शिकार के लिए और आने जाने के लिए करते थे, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कयाक, जिसे कयाक कहते हैं। ये चमड़े की बनी होती थी, कयाक हो गई। और इनकी अगर हम भाषा की बात करेंगे, भाषा कौन सी बोला करते थे एक दूसरे को, तो ये भाषा बोलते थे एस्किमो एल्यूट नाम की ये भाषा बोला करते थे। और इनकी जो ये जो प्रजाति एस्किमो प्रजाति है मंगोल जाति से संबंध रखती है। किनसे, मंगोल जाति से संबंध रखती है। अगर इनकी हम शरीर की मतलब शरीर की बनावट की बात करेंगे, शरीर में किस प्रकार के थे, तो इनके जो शरीर था वो लंबा, मतलब सपाट चेहरा, सपाट चेहरा होता था इनका। ठीक है, काले भद्दे बाल होते थे। कद में ये मझले होते थे, मझला कद होता था इनका। और इनकी आंखें गहरी होती थी, आंखें गहरी होने के। और चपटी नाक हो गई, इसके बाद मजबूत जबड़ा। ये कच्चा मांस खाते थे, इसलिए इनका जो जबड़ा होता था वो काफी मजबूत होता था आम लोगों के मुकाबले, जबड़ा मजबूत होता था। ठीक है, और ये शरीर में हष्ट पुष्ट होते थे, शरीर में क्या होते थे, ये हष्ट पुष्ट होते थे। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई हमारे एस्किमो जनजाति की। एस्किमो जनजाति की विशेषताएं क्या हो गई, ये भोजन में क्या खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, किसका, सील का। और सी लॉइन, बतख, चिड़िया आदि का ये मांस खाना पसंद करते थे कच्चा।
वस्त्रों में ये कैलिबो की खाल यानी बारहसिंगा की खाल और ध्रुवीय भालू सील मछली के जूते, जिन्हें क्या कार्मिक कहा जाता है। और घरों की बात करें तो बर्फ के जो घर होते थे इन्हें इग्नू कहा जाता है। ये पत्थर और सील मछली की जो हड्डियां होती हैं यानी जो ढांचा बसता है कंकाल, उसको जोड़ करके ये क्या अपने तंबूनुमा घर बनाते थे उसको, और हड्डियों को जोड़ करके। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें इनके आवागमन के लिए तो नावों की, तो ये नावों से आवागमन करते थे, जिसे क्या बोला जाता है, उमिया कहा जाता है। और छोटी नाव को क्या कहा जाता है, ये चमड़े की बनी होती है। और ये एस्किमो एल्यूट भाषा बोलते थे, एस्किमो एल्यूट इनकी भाषा थी, और ये मंगोल जाति से संबंध रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात आज हमने देखी है। मतलब विश्व में हमने देखा कि विश्व में जो जनजातियां होती हैं वह कहां पर पाई जाती हैं, किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिसमें हमने एस्किमो जनजाति को समझा कि एस्किमो जनजाति की क्या क्या विशेषताएं थी। अब अगली वीडियो हम बात करेंगे बुशमैन जनजाति की, जो मतलब अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल है वहां पर पाई जाती है, उसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।